साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, इसका मतलब क्या है? बहुत इजी तरह से अपने लगभग 2.5 घंटे में जो रामायण पढ़ी है ना, मैं उसको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से मुश्किल से आने वाले 10 से 20 मिनट में कंप्लीट करने जा रहा हूं। और बात साफ है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, पता आपको 5 दफे समझा दिया गया आज की क्लास में, पहले भी जो डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। उसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, राइट। आज कौन सी ईस्वी चल रही है? 2025, ये भी समझ गए आप। 2025 और इसके बीच में जो समय है लगभग कितना? 1000 वर्षों का। कितना? 1000 वर्षों में हिंदी साहित्य में कौन कौन से लेखक, कवि, रचनाएं, रचनाकार, वाद विवाद, प्रतिवाद, पत्र पत्रिकाएं और भी आंदोलन चले, उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा जाता है, राइट। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की विधिवत शुरुआत 1839 ईस्वी से होती है, राइट। इससे पहले बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं जिनको पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका, परिचयात्मक भूमिका, जिसमें अपन ने पढ़ा 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता इत्यादि। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की विधिवत परंपरा की शुरुआत 1839 से होती है। अब मैं आपको क्या स्पेशल पढ़ाने जा रहा हूं, देखो। अब आप इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर 1, पहले इतिहासकार का नाम क्या बोलिएगा? गारसादैतासी। गारसादैतासी नंबर 1, यही है। गारसादैतासी ने जिस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? इस्तवार। इस्तवार द ला ली त रे तयूर एंदुई एंदोस्तानी। एंदुई एंदोस्तानी। मैं रुकूंगा नहीं, आप साथ के साथ उतार ले। गारसादैतासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदोस्तानी, राइट। ये ग्रंथ कब लिखा गया है? अगर हम बात करेंगे इस ग्रंथ की, तो ये ग्रंथ लिखा गया है 1839 ईस्वी में। हालांकि ये बात सही है कि इसके 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण के 2 पार्ट हैं, द्वितीय संस्करण के 3 पार्ट है, तो आपको 1839 ही मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर हम लोग बात करें यह गारसादैतासी का ये ग्रंथ बेसिकली कौन सी भाषा है? ये फ्रेंच भाषा में लिखित है, आपको बताया जा चुका है। भाषा कौन सी इसकी? फ्रेंच भाषा है। 738 इसमें कवि है। 738 इसमें कवि है। प्रथम कवि का नाम, प्रथम कवि इसमें अंगद है, और अंतिम कवि का नाम हेमंत है। अंतिम कवि का नाम हेमंत है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया है। वर्णानुक्रमी पद्धति का सहारा इसमें लिया है, सहारा लिया है। काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं है। काल विभाजन का प्रयास इसमें नहीं है, प्रयास नहीं है। बहुत सारी बातें डिटेल से मैं लिखवा चुका हूं, ये तो सारांश आपको बता रहा हूं। दूसरे राइटर आए जिनका नाम है आपका कौन सा? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। इन्होंने पहले ने लिखा 1839 में, दूसरे ने लिखा 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर के बारे में यहां चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी का पहला लेखक कवि पुष्पदंत को माना है। पुष्पदंत को प्रथम कवि माना। किसका? हिंदी का पहला कवि, जिसे आप पुष्य कह सकते हैं, पुंड कह सकते हैं, और पुष्य दंत भी कह सकते हैं। हिंदी का पहला कवि इनको माना है, और ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो शिव सिंह सरोज में
1000 कवि है। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में 938 थे, इसमें 1000 कवि है। और वही पद्धति है वर्णानुक्रमी पद्धति, पद्धति सेम है। वर्णानुक्रमी पद्धति का इसमें सहारा लिया गया है, वर्णानुक्रमी पद्धति का इसमें सहारा लिया गया है। किसकी बात करें हम? शिव सिंह सेंगर के। और प्रथम भारतीय, ये पहले भारतीय, प्रथम भारतीय है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वरना हिंदी का दुर्भाग्य है कि पहला इतिहास लिखने वाले गारसदत्तासी विदेशी व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? विदेशी व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे गारसदत्तासी। नंबर 2 पे शिव सिंह सेंगर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के कांता में हुआ, मध्य प्रदेश के कांता में इनका जन्म हुआ है। और शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं, इसका ग्रंथ का जो प्रकाशन है ऊपर वाला, इस ग्रंथ का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से हुआ। मैं पहले की बात कर रहा हूं, आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ है। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से इसका प्रकाशन हुआ। और इसका प्रकाशन हुआ कहां से? नवल किशोर प्रेस। नवल किशोर प्रेस कहां है? लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ। और ऊपर वाले का प्रकाशन हुआ है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। ये दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का, जो आपको बताया जा चुका है। अब भी अगर पेनू की अदला बदली करके लिख रही हो तो बहुत दुग्ध घटना है। मैं आपको पेनू की अदला बदली के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, डिटेल से पढ़ा चुका हूं 3 घंटे में इनको। चलिए, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ। इनको बोलते शॉर्ट नोट्स, ये परीक्षा के समय काम में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे कौन आएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरे इतिहासकार। जॉर्ज ग्रियर्सन ये कौन थे? अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। 1851 से 1941 ईस्वी इनका जन्म दिनांक माना जाता है। और यहां इन्होंने क्या किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषा और बोलियों का सर्वेक्षण किया है। तुलसीदास जी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो तुलसी इनके प्रिय कवि थे। रामचरितमानस को हिंदुओं की बाइबिल कहा है इन्होंने, हिंदुओं की बाइबिल कहा है। महात्मा बुद्ध और अशोक को भी इन्होंने स्थान दिया है। महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक को भी महत्व दिया है, इन्होंने दिया है। ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। द मॉडर्न में रुकूंगा नहीं, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और ये कब लिखा गया ग्रंथ? 1888 ईस्वी में लिखा गया है। कहां से इसका प्रकाशन हुआ है बताइएगा? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ है। इसका प्रकाशन कहां से हुआ है? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें 952 कवि है,
952 कवि है, इसमें 952 कवि है, जिनमें से 886 शिव सिंह सरोज से लिए हैं, शिव सिंह सरोज से लिए हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है काल विभाजन का प्रथम प्रयास कितने भागों में? 11 काल खंडों में बांटा, 11 काल खंडों में काल विभाजन का पहली बार प्रयास इन्होंने किया है। और पद्धति कौन सी अपनाई है? इनकी जो पद्धति थी, पद्धति का नाम है कालानुक्रमी। पहले वाले प्राथमिक प्रथम दोनों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? वर्णानुक्रमी पद्धति। कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई थी। नंबर 4 चौथे राइटर है, चौथे लेखक है, चौथे इतिहासकार है। ये नंबर 3 पे जॉर्ज ग्रियर्सन। मैंने डिटेल से तमाम चीजों को लिखवा दिया था, बिल्कुल शॉर्ट में आपको ऐसे ही पढ़ना लिखना समझना है। उतार लिया? यस। तो कब तक उतारेंगे? है तो वही बातें हैं। अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषा और बोलियों का सर्वेक्षण किया है। तुलसीदास जी इनके प्रिय कवि थे। रामचरितमानस को हिंदुओं की बाइबल कहा है। महात्मा बुद्ध और अशोक को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी भाषा अंग्रेजी है। ग्रंथ की भाषा क्या? अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा में लिखित है ये ग्रंथ की भाषा क्या? अंग्रेजी है। लिख लिया क्या? चलेगा। नहीं लिखा तो देख लेना पीछे से वही तमाम चीजें। मैं रुक नहीं सकता, प्लीज मुझे आगे जाना यार। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में तमाम चीजें। प्रकाशन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ। इसमें 952 कवि है। पहले में 738 थे, दूसरे में 1000 थे, तीसरे में 952 है। और 886 पहले वाले ग्रंथ से इन्होंने क्या किए? टिपे एक्सेप्ट किए गए, लिए हैं। चलो यहां हम बात कर सकते हैं काल विभाजन का पहली बार इन्होंने प्रयास किया, वरना पहले और दूसरे ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। कालानुक्रमिक पद्धति को अपनाया है। इसकी भाषा क्या? फ्रेंच, ये अंग्रेजी। पहले की क्या थी? फ्रेंच। पहले की क्या थी? फ्रेंच। नंबर 4 है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु अभी आपको बताया जा चुका है। 3 भाई थे, गणेश, श्याम और शुक्र। ये 3 भाई है। एक का जन्म 1865 में, 1873 में, 1878 में। 3 भाई थे, ये 3 भाई थे। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग है इसके। 4 भाग है इसके, 4 भाग है, जिनमें से प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में क्या है? लगभग 5000 कवि है। 5000 कवि है। 4591 जिनकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। इसी कारण आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को क्या कहा है? बड़ा भारी प्रकांड व्रत संग्रह कहा है। और मिश्र बंधु को क्या कहा है? मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। प्रश्न उठता कौन सी पद्धति इसमें स्वीकार की गई है? पद्धति वही है जो कालानुक्रमी है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, पहले दोनों ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति है और तीसरे और चौथे ग्रंथ में कौन सी है? कालानुक्रमी, यानी डेट ऑफ बर्थ, लेखक और कवियों का डेट ऑफ बर्थ उनकी रचनाओं के आधार पर किया गया है। सबसे बड़ी इसकी कमी क्या है? इसमें अज्ञात कवियों को भी शामिल कर लिया गया। सबसे बड़ी कमी अज्ञात कवियों को शामिल किया गया। अज्ञात कवियों को शामिल किया गया।
अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। इसमें जो अज्ञात कवि है उनको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया, अज्ञात कवियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके बाद नंबर 5 पे कौन आएंगे बताइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नंबर 5 पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लाना पड़ेगा आपको। 5वें इतिहासकार शुक्ल जी। शुक्ल जी के बारे में आपको बताया जा चुका। 1884 से 1941 हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रकार मौलिक आलोचक माने जाते। इनसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं हुआ। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था, 1929 में। सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, पहले 39, 83, 88, 13, 29, 1929 में। ये जो ग्रंथ है ना, ये पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1927 में ये प्रकाशित हुआ था। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कहां से होगा, हिंदी शब्द सागर कब आया, 1928 में। किस किस का योगदान है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र वर्मा का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और केशव प्रसाद पाठक के योगदान से ये बनी है। कौन सी, हिंदी शब्द सागर। इसकी भूमिका से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। और इसमें लगभग 1000 कवि है। इन्होंने काल विभाजन सर्वाधिक मान्य दिया। काल विभाजन सर्वाधिक मान्य दिया है। और भी बहुत सारी बातें शुक्ल जी को लेकर। तो मुंज व उसके चाचा भतीजे बोंज को हिंदी का पहला कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना इन्होंने। किसको, मुंज और बोंज को हिंदी का पहला कवि माना है। और चंदर बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। देखो आप, मुंज और बोझ को हिंदी का प्रथम कवि माना है और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। यस, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, मुंज व बोझ हिंदी का पहला कवि, और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम क्या माना है, महाकवि। काल विभाजन जो आज तक पढ़ते आए 1050 से 1375, 1375 से 1700, वो सर्वाधिक मान्य है। और चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है और विदेयवादी पद्धति का सहारा लिया है। पद्धति कौन सी, विदेयवादी पद्धति को अपनाया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। हालांकि हडसन ने इस पद्धति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे कवि और कलाकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता है, क्योंकि अगर कवि किसके हिसाब से लिखेगा बताइएगा, वो जनता के हिसाब से लिखेगा। आचार्य शुक्ल जी के बाद कौन आएंगे बताइए, राम कुमार वर्मा जी। क्योंकि शुक्ल जी 29 में आ गए ना, ये 1938 में आए। इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 में लिखा इसको। और ये 693 से 1693 ईस्वी तक का ही लिखित है। बस केवल इतना सा लिखित है, अर्थात भक्ति काल तक ही लिखित है, भक्ति काल तक ही लिखा गया है। अपभ्रंश के कवियों को इसमें शामिल कर लिया है, अपभ्रंश के कवियों को इसमें शामिल किया गया है, कवियों को शामिल किया गया है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो माना है किसने, राम कुमार वर्मा जी ने। किसने, राम कुमार वर्मा जी। आगे बात समझ में। और आचार्य शुक्ल जी का अनुकरण किया। तुम्हारे हाथ क्यों नहीं चलते, शुक्ल जी का अनुकरण। इस उम्र में मैं इतना स्पीडली काम कर सकता हूं, पता नहीं, तुम तो भी नाजुक बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहता हुआ खून है तुम्हारा। गलत बोल रहा हूं क्या, मेरी आपकी उम्र में मैं तो खड़ा हूं सुबह से, आप पसर के बैठी हो।
आराम से। और फिर भी शुक्ल जी क्या कह रहे, अरे कह चुके थे शुक्ल जी तो पहले, ये तो केवल रिवीजन करवा रहा हूं, ऐसे पढ़ना है, कोई बड़ा भारी काम नहीं हिंदी साहित्य का इतिहास, मिनटों का काम, अगर आप चाहे तो मन से, लेकिन इसके लिए करनी पड़ेगी आपको मेहनत, करनी पड़ेगी मेहनत, खुद भी करो अपने स्तर पर। चलो 1938 के बाद किसका समय आ रहा है बताइएगा? HP द्विवेदी जी, HP द्विवेदी जी, HP द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है HP द्विवेदी ने। यस, 3 ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 नंबर 1, नंबर 2 हिंदी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको भी रट लेना भाई, 1953, 1953, 1953, 1953, 1953। इसके बाद कौन है? गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने लिखा 1965 में, 1965 में। किसको हिंदी का पहला कवि माना है? शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि। और 1184 से हिंदी का प्रारंभ माना है। कितना लेट हो गए बताओ, रामकुमार वर्मा तो 693 से मान लिया, ये 1184 में जाकर हिंदी का क्या माना है? 1184 से हिंदी का क्या माना? प्रारंभ माना। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि 1184 से हिंदी का प्रारंभ माना है। 1965 में गणपति चंद्रगुप्त ने क्या लिखा है बताइए? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने। वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग तो नहीं किया, बल्कि उसका क्या लिया था? पक्ष मात्र लिया था। गणपति चंद्रगुप्त 1965, शालिभद्र सूरी पहले कवि, 1184 से हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 3 भागों में विभक्त है ये ग्रंथ, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। किसका? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद 65 के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में किस नाम से? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य बोलो, हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, विकास 1986 में। इसके बाद बच्चन सिंह, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास, दूसरा नाम लिखा आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। क्यों मित्रा भाई? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1996, 1996 सुमन राज्य, सुमन राज्य, सुमन राज्य हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। और बहुत सारे अन्य हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इस प्रकार इनको याद करेंगे तो निस्संदेह रूप से सबकी सरकारी नौकरी लगेगी। थैंक्स। ये